हेलो एवरीवन। चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो सीरीज को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 2010 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और हमने 2011 का भी पार्ट 1 का वीडियो भी हमने इसमें अपलोड कर दिया था। ये 2011 का पार्ट टू की वीडियो होगी, जिसमें हम 2011 के जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ कि क्या क्वेश्चंस हमारे और बचे थे 2011 को लेकर के। तो देख लीजिए ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आज का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात किया गया है, शीतोष्ण मरुस्थल की बात किया गया है। तो अरेबियन डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट या पेटागोनिया डेजर्ट। तो जो टेम्परेट डेजर्ट है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो टेम्परेट जो डेजर्ट होते हैं ये होते हैं कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में। ठीक है, मैं लेटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये 30 से 60 डिग्री लेटीट्यूड हो जाएगा। और इसका अगर जो आंसर होगा वो होगा पैटागोनिया का डेजर्ट। अब अगर मैं बात करूं इसमें और डेजर्टों की, तो जैसे देखो ये है क्या, अटाकामा का डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट की बात अगर मैं करूं तो ये जो है इसका तो ये आंसर हो जाएगा, ये पैटागोनिया हो जाएगा, है ना। पैटागोनिया हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, अर्जेंटीना वाले रीजन में है। और ये जो है ये एक कोल्ड डेजर्ट भी है। तो 2 पॉइंट आप इसमें याद रखो कि ये एक कोल्ड डेजर्ट भी है। अगला मैं बात करूं अगर एटाकामा डेजर्ट की, तो अटाकामा जो डेजर्ट है ये देखो ये है साउथ अमेरिका, जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो अटाकामा का डेजर्ट है ये ड्राइएस्ट डेजर्ट कहा जाता है वर्ल्ड का। ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये ऑफ वर्ल्ड। और अगर मैं कालाहारी की बात करूं, तो ये जो डेजर्ट है ये आ जाएगा हमारे सर्दन अमेरिका वाले रीजन में आ जाएगा। सर्दन सर्दन अफ्रीका वाले रीजन में, सॉरी, अफ्रीका वाले रीजन में आ जाएगा ये। सदर्न अफ्रीका वाले रीजन में आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बोत्सवाना नामीबिया वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला। इसका देखिए मैंने इसमें और चीजें भी अपलोड की रखी हैं कि जैसे ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका रीजन हो जाएगा। साउथ अमेरिका में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो पेटागोनिया का डेजर्ट। पेटागोनिया का डेजर्ट जो था ये वाले रीजन में। जैसे हम कह रहे थे कि अर्जेंटीना वाले रीजन में हो जाएगा, ये रहा आपका पेटागोनिया साउथ अमेरिका वाले रीजन में। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ साउथ अमेरिका के बारे में। जैसे ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बनी हुई है, ये जो है इसे कहा जाता है पनामा स्थिनस, जो कि जोड़ के रखिए देखो। ये अमेरिका अफ्रीका अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका। और ये यहाँ पे ऊपर क्या था हमारा, यहाँ है नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे ये जो है ये पनामा स्थिमस है। अगर मैं बात करूं अमेजोन, अमेजोन के आपने देखा होगा जंगल, है ना। तो अमेजोन के जंगल भी ये यहीं पे ही है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका वाले रीजन में। अमेजोन नदी जो कि लार्जेस्ट नदी है वर्ल्ड की, लार्जेस्ट की बात करूं, लॉन्गेस्ट नहीं, तो आप ये याद रखना अमेजोन यही है। अब एक जो लेक दिख रहा होगा आपको, देखो ये लेक दिख रहा है, इस लेक को कहा जाता है लेक टिटिकाका। ठीक है, लेक टिटिकाका। अगर मैं बात करूं यही किसमें, साउथ अमेरिका वाले रीजन में, तो देखो यहाँ जो ऐसी जो एक रेंज है, पूरी एक ऐसी रेंज है, इस रेंज को कहा जाता है एंडीज, एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज की अगर मैं बात करूं आगे, एंडीज के बाद आता है यहीं पे एक और डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, अटाकामा डेजर्ट, जो कि ऑप्शन में था हमारे। साउथ अमेरिका हमने देखा था, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है कहाँ का, वर्ल्ड का। फिर यहाँ देखो आप, ये एक चोटी हो जाएगी अकांका गुआ। ठीक, ये हो गया। अगर मैं ग्रासलैंड की बात करूं तो देखो ग्रासलैंड यहाँ पे कौन से हैं, एक है लानोस, एक है सेल्वास, और एक कौन सा है, पंपास, पंपास। ठीक है, तो ये 3 ग्रासलैंड हो जाएंगे, लानोस, सेल्वास और एक पंपास। अगर ये रीजन की बात करूं, देखो ऐसा कोन टाइप का जो दिख रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं कैप होर्न, कैप होर्न कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कैप होर्न कहते हैं। ठीक, तो ये चीज आप साउथ अमेरिका के बारे में याद रखना।
और हमने उसका आंसर वो भी देख लिया था कि टेम्परेट डेजर्ट कौन सा था, तो टेम्परेट डेजर्ट हमारा पैटागोनिया डेजर्ट था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कुंडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। कुंडनकुल्लम की बात किया गया है, तो ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ये देखिए, ये जो वाला जो मैप है ये क्या है, ये है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला रीजन हो जाएगा ये। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कुंडनकुल्लम न्यूक्लियर कहाँ पे है, तो कुंडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु वाले रीजन में। के बारे में मैं अगर आपको और चीजें बताऊं, तमिलनाडु वाले रीजन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आप, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ऊपर क्या है, यहाँ यहाँ है आंध्र प्रदेश का रीजन, तमिलनाडु और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का रीजन। अब देखो, ये जो रीजन दिख रहा है, यहाँ पे एक लेक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में क्या है, एक लेक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक पुलिकट, पुलिकट लेक कहते हैं, पुलिकट लेक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पुलिकट। अगर मैं तमिलनाडु की और बात करूं कि तमिलनाडु में और क्या ऐसी विशेषताएं हैं, या तमिलनाडु में और चीजें ऐसी क्या हैं, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ है सेवरॉय हिल्स। क्या है, सेवरॉय हिल्स हो जाएगी। एक सेवरॉय हिल्स आता है क्वेश्चन, सेवरॉय हिल्स कहाँ पे है, तो यहाँ है तमिलनाडु। अब देखो, अब ये एक और चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, रिटर्निंग मानसून। रिटर्निंग मानसून पूछा जाता है किस रीजन में होता है, तो ये देखो, ये जो रीजन है ना, ये है हमारा, इसे कहते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन जो होगा, तो रिटर्निंग मानसून से बारिश होती है कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, पूछा जाता है कि कौन से, क्या मालाबार में है, मालाबार रीजन ये था, मालाबार रीजन कौन सा है, मालाबार कोस्ट ये है, और कोरोमंडल कोस्ट ये है। तो ये जो होगी रिटर्निंग मानसून, ये वाले रीजन में होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ कि ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस रीजन में है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। और अभी तो हमने कुंडन कुल्लम पढ़ा, अब एक और देखो, कुंडन कुंडन कुल्लम और कलपक्कम, ये दोनों ही कहाँ पे हो जाएंगे, हमारे तमिलनाडु वाले में हो जाएंगे। कुंडन कुल्लम और कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु वाले रीजन में हो जाएगा। तो ये चीज आप तमिलनाडु के लिए स्पेसिफिकली याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फोल्डिंग माउंटेन इज द रिजल्ट ऑफ एपिरोजेनिक फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स, ओरोजेनिक फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स। तो इसका जो आंसर होगा, ये देखो, ये हिमालय है। हिमालय क्या है, एक फोल्डिंग माउंटेन है, यानी कि जब दो प्लेट ऐसे आपस में आई, तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये ऐसी सिकुड़ती चली गई, ऐसी चढ़ती चली गई, फिर ऐसी होती गई, फिर ऐसी होती गई। तो ये ऐसे क्या हो रहा है, ये फोल्डिंग हो रही है, ऐसे ऊपर बढ़ती जा रही है, ऐसी ये फोल्ड होते जा रहे हैं, ये फिर ये, यही प्लेट आप समझ लो, ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, यही क्या बना लेंगी, फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, ओरोजेनिक फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ओरोजेनिक फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हिमालय है, जो कि एक फोल्डिंग माउंटेन का एक पार्ट है। हिमालय की अगर मैं बात करूं, तो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एवरेस्ट की है 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये आप याद रखना। अगर मैं नॉर्थ से साउथ का डिवीजन बात करूं कि नॉर्थ से साउथ किस प्रकार से डिवीजन हो जाएगा, ये नॉर्थ है, यहाँ अगर साउथ हिमालय का डिवीजन अगर हम देखें, तो सबसे पहले यहाँ होगा ट्रांस हिमालय, फिर होगा ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और फिर हो जाएगा शिवालिक। तो ये आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। इतनी चीज आप हिमालय के बारे में याद रखो। अगला देखते हैं। अगला है, थ्री लार्जेस्ट द थ्री लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग बताइए तीन सबसे बड़े राज्यों को, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब इसमें एरिया पूछा है, तो सबसे बड़ा जो एरिया होगा, मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ इसकी क्या होगी। तो सबसे बड़ा जो होगा, ये पहला स्थान हो जाएगा राजस्थान का। दूसरा जो स्थान होगा, ये हो जाएगा एमपी का।
और तीसरा जो स्थान होगा ये होगा महाराष्ट्र का। तो ये 3 ऑप्शन होगा। सबसे पहले स्थान पे होगा राजस्थान, फिर होगा मध्य प्रदेश और फिर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखते हैं टिस्को। टिस्को किससे है? स्टील से है, टाटा का है। टाटा का स्टील से है, तो क्या ऑप्शन है? टाटा टिस्को प्लांट इज लोकेटेड नियर पटना, दरभंगा, धनबाद और टाटा नगर। तो टिस्को जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या? टाटा नगर। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन था ये, और टू द पॉइंट इसका टू डायरेक्ट है, मतलब आप देख लो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट है। ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, और इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है ना। अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ अ कंट्री। कौन सी, इनमें से कौन सी क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबेरा, सिडनी, वेलिंगटन और रियाद। तो इसमें से कैपिटल कौन सी सिटी नहीं है? तो ये नहीं है, कौन सी? सिडनी नहीं है। सिडनी जो नहीं है ये कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, सिडनी क्या नहीं है? कैपिटल नहीं है। तो सिडनी क्या है? सिडनी जो है ये एक सिटी है। क्या है? सिटी है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है सिडनी। अब मैं अगर बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया है, अब तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी ये कैनबेरा। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। अब मैं बात करूं फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन में विलिंगटन भी लिखा है। विलिंगटन की बात करूं तो विलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की हो जाएगी। ठीक, न्यूजीलैंड की कैपिटल हो जाएगी ये। और रियाद की बात करूं तो ये हो जाएगी कैपिटल किसकी? सऊदी अरेबिया की। ठीक है, देखो आप, इसमें कैपिटल का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपरों में। तो कैनबरा किसकी है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। सिडनी कोई कैपिटल नहीं है, ये एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में। वेलिंगटन की अगर मैं बात करूं तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की हो जाएगी, और रियाद जो होगी ये सऊदी अरेबिया की हो जाएगी। ठीक है, आंसर इसका है 2। फिर अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया सबसे हमारा अभी केंद्र बिंदु में ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा हमारे, ये देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें डेजर्ट भी हैं और हमारा एक रीफ भी है ना। तो इसको आप देखो, देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से अब क्वेश्चन क्या आता है कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आता है गिब्सन डेजर्ट कहाँ है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? तो ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यहाँ वाले रीजन में हो जाएगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत अच्छे से याद रखना। सिम्पसन डेजर्ट भी यही है। और अगर मैं बात करूं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अमेरिका में होगी, तो नहीं, लेकिन ये कहाँ है हमारे? ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज होगी ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी चीज में, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या देखा? एक देखा आपने ग्रेट सैंडी डेजर्ट, एक आपने देखा गिब्सन डेजर्ट, एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, एक देखा आपने ग्रेट बैरियर रीफ, सिम्पसन डेजर्ट, और एक देखा आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये थे हमारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और सिडनी क्या थी? सिडनी कोई कैपिटल नहीं थी। फिर अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? व्हीट, सुगरकेन, मेज और राइस। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? गेहूं, गन्ना, मक्का या चावल? तो आप देखो, इसका जो आंसर जो होगा ये होगा। अब कंफ्यूजन होता है सब, कई को लगता है कि व्हीट होगा, कई को लगता है राइस होगा, मतलब ये दो तो आप कैसे ना कैसे करके इसके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो, लेकिन जो व्हीट होगा और एक राइस होगा यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो इसका जो आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा राइस। ठीक है ना, ये एक राइस हो जाएगा जो कि लार्जेस्ट एरिया में हमारे होगा। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि राइस का जो होता है इसको आप वापस से लगा के फिर दूसरी जगह पे लगाते हो, तो इसलिए ये होता है कि इसका एरिया बड़ा एरिया माना जाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम
कि नागार्जुन सागर लाइज ऑन, नागार्जुन सागर की बात की गई है कि कहाँ पे है, गोदावरी नदी पे, कृष्णा नदी पे, पैनगंगा पे और तुंगभद्र पे। तो जो नागार्जुन सागर है ये है ये है कृष्णा नदी पे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुका है और आप देख रहे हैं लगातार ये क्वेश्चन क्या है, आ भी रहा है। तो इसको आप याद रखना कि नागार्जुन जो हो जाएगा कहाँ होगा, कृष्णा नदी पे होगा। ठीक। अगर मैं बात करूं नागार्जुन सागर की और चीजों की, तो ये देखो ये वाला ये डैम जो है यही नागार्जुन सागर हो जाएगा। अगर मैं और इनकी पॉइंटों की बात करूं तो इसमें और पॉइंट निकाल सकते हैं कि नागार्जुन जो सागर है, डैम है, ये हमारे बॉर्डर में है। इसकी बॉर्डर में है, बॉर्डर है ये। दो चीज आप याद रखो, पहला हो जाएगा तेलंगाना और दूसरा हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बॉर्डर में है किस किस की, हमारे तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के बीच में। गोदावरी की अगर मैं बात करूं तो गोदावरी में पहला पॉइंट आ जाता है कि गोदावरी नदी, गोदावरी नदी सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहाँ, नासिक महाराष्ट्र से निकलेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये डेल्टा बनाएगी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। तीसरा अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्रिब्यूटरी है कुछ, जैसे देखो वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, है ना, पैनगंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप इसकी याद रख लेना। आ जाता है कि वैनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है, पैनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी, ये आ जाता है। फिर एक और पॉइंट आप याद रख लो इसमें कि ये लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी कहाँ की, हमारे साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी हो जाएगी। तो ये थे गोदावरी के पॉइंट। सबसे पहला, ये नासिक महाराष्ट्र से निकलेगी। फिर उसके बाद डेल्टा बनाएगी बे ऑफ बंगाल में। पैनगंगा, वर्धा और पैनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं और ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आप याद रखना। ये देखो ये पैनगंगा लिखा हुआ है, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये है गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की ये सहायक नदी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक यानी धात्विक खनिज नहीं है, कौन सी इनमें से धात्विक खनिज नहीं है। तो देखो इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हेमेटाइट हो जाएगा, ये तो है। बॉक्साइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम है। जिप्सम, जिप्सम नहीं है। लिमोनाइट, लिमोनाइट है। आंसर क्या है, जिप्सम। जिप्सम क्या नहीं है, जिप्सम एक मेटेलिक नहीं है। बाकी जिसमें मेटल नहीं होता है तो वो कौन सा नहीं है, जिप्सम, जिप्सम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर मैं कुछ चीज आपको बताता हूँ, देखो इसके भी बारे में कि आ जाता है कभी कभी कि आयरन के ओर बताइए, आयरन के ओर कौन कौन से हैं। देखो आयरन ओर देखते हैं हम। आयरन ओर देखो, आयरन के ना चार ओर, चार ओर हो जाएंगे, एक, तीन और एक, चार। सबसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है और सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक, हेमेटाइट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट। चौथा हो जाएगा साइडेराइट। अब देखो अगर आपको आयरन के ओर पता है तो आप तो इसको ऐसे ही थोड़ा एलिमिनेट कर पाओगे। और बॉक्साइट का मैंने देखा है, बॉक्साइट का सभी को याद रहता है। आयरन के देख लो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और साइडेराइट। तो इसके ये तो चार हो गए। तो इसमें देखो ये तो अलग ही हो गया, हेमेटाइट नहीं है ना, लेमोनाइट नहीं है, बॉक्साइट तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने बॉक्साइट पढ़ा ही होगा। और एक आ जाता है इसका जिप्सम। बॉक्साइट किसका है, तो बॉक्साइट था हमारे एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का ये हो जाएगा। ये हो गया इसका। जिप्सम, जिप्सम नहीं है। अब बात करूं जिप्सम है क्या, जिप्सम जो है ये कहाँ पाई जाती है। देखो अब जिप्सम की मैं बात करूं ना, जिप्सम जो होगा ये एक सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा। अब रॉक भी देखो यार, रॉक भी तीन प्रकार की होती हैं, आपने देखा होगा। एक होती है इग्नियस रॉक, है ना, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरी होती है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये जो है जिप्सम जो है ये स्काई में पाई जाती है,
सेडिमेंट्री में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जिप्सम जो है वो कौन सी रॉक में पाया जाता है, तो आप बताइएगा कि वो सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जिप्सम का यूज क्यों क्या काय के लिए होता है, तो जिप्सम का जो यूज होता है, पहले तो आप याद रख लो सिंपली, ये आप अपने आसपास भी देखते रहते होगे कि जिप्सम जो है ये सीमेंट में यूज होता है जिप्सम का। और फिर एक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में भी जिप्सम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जिप्सम के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट याद रख लेना। ओके, अगला चलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करंट का भी एक टॉपिक बना हुआ था, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ यूक्रेन, उसका मैं बताता हूँ रशिया यूक्रेन वॉर का। यश रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोपियन यूनियन काफी केंद्र में भी बना हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया, नाटो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नाटो के मैं कुछ आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट ब्रुसेल्स, हेलेंस्की, पेरिस और रोम। तो इसका जो आंसर है वो तो है क्या, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, ये किसका है, फ्लैग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का। ओके, अब देखो आप, यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा। और ये यूरोपियन यूनियन बना है कब, 1 नवंबर 1993 को, ठीक है ना। ये आप याद रख लीजिएगा यूरोपियन यूनियन के बारे में। अगली बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ एक अलग स्लाइड में। देखो, नाटो के बारे में बताता हूँ। नाटो आ जाता है कभी कभी फुल फॉर्म, क्या है कि ये चर्चा का विषय था तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाटो यानी हो जाएगा एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना है, अप्रैल 1949 में। अगला पॉइंट याद रख लो, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका भी हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हो गया चाहे नाटो हो गया, दोनों ही कहाँ है, हमारे ब्रुसेल्स में हो जाएंगे। यूनेस्को, एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी ये। यूनेस्को की बात करूं तो ये बना है 16 नवंबर को 1945 में। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, आईएमएफ। आईएमएफ भी काफी चर्चा का विषय बना रहता है। 27 दिसंबर 1945 से ये बना हुआ है, ठीक, 27 दिसंबर 1945 को बना हुआ है। और इसका भी हेडक्वार्टर याद रख लो आप कि कहाँ हो जाएगा, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा कहाँ, अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये नाटो हो गया, ये यूनेस्को और ये आईएमएफ काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन क्ले सॉइल, सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक। तो ये इसका जो आंसर है, इसमें पूछा गया सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज मैक्सिमम इन, कहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्ले सॉइल, ठीक है। अगला चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया, खरीफ क्रॉप निम्न में से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं, कॉटन, ग्राउंडनट, मेज और मस्टर्ड। ये है मस्टर्ड, है ना, सरसों। तो इस, कॉटन तो है, ग्राउंडनट है, मेज है, मस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। अब पॉइंट अब आ ही गया है तो खरीफ के बारे में पढ़ लेते हैं। खरीफ रबी के बारे में पढ़ लेते हैं। खरीफ की बात मैं अगर करूं तो ये सोन होती है, सोन की जाती है ये कब, जून जुलाई के बारे में, जून जुलाई में, ठीक, जून जुलाई में की जाती है। और हार्वेस्ट कब की जाती है, तो हार्वेस्ट की जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और अगर मैं बात करूं क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, देखो आप, मेजर क्रॉप्स की बात करूं तो ये हो जाएगा बाजरा, ज्वार, कॉटन, ठीक, सोयाबीन, मेज, ग्राउंडनट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाजरा, ज्वार, कॉटन, सोयाबीन, मेज और ग्राउंडनट, ये हो गया खरीफ के बारे में। अगर अपन बात करें रबी क्रॉप के बारे में,
रबी क्रॉप की बात अगर करें तो इसमें हो जाएगा, ये सोन होती है हमारे कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और हार्वेस्ट कब होती है तो ये होती है मार्च अप्रैल के बीच में। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं क्रॉप्स कौन कौन सी होगी रबी की, तो ये होगी वीट, बार्ले, मस्टर्ड और पीस। ठीक है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड और पीस, ये थी हमारी क्या, खरीफ क्रॉप्स। तो इसको आप याद रखिए। अगला चलते हैं। अगला है कि द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज, मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है, चाइना, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर है ये है भारत। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो जाएगा किसका, मिल्क का। ठीक है ना। तो ये तो आपको पता होगा कि मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्या है, भारत है। अब है अगला द सवानास। सवाना आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सवाना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे व्यापक है, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और हमारा साउथ अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा का अफ्रीका। अफ्रीका हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे ग्रास लैंड वाला रीजन अफ्रीका में। अगर मैं बात करूं यहाँ इन चीजों में क्या होता है, तो देखो आप, नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में होते हैं क्या, प्रेरीज। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्या नॉर्थ अमेरिका में होते हैं प्रेरीज। अभी देखा होगा आपने पिछली स्लाइडों में कि हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका के बारे में, यहाँ होते हैं सेल्वास, कंपास और पंपास। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये याद रखिएगा। साउथ अमेरिका में हो जाएगा सेल्वास, कंपास और पंपास। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया याद रखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी हमने देखा था। ऑस्ट्रेलिया का भी इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डाउन्स। ठीक है। और साउथर्न अफ्रीका, सर्दर्न अफ्रीका वाले रीजन में भी क्या होते हैं, वो भी याद रख लो आप, वो हैं वेल्ड्स। वेल्ड्स, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके मैं आपको और चीजें बताता हूँ। देखो, ये देखो, अब अफ्रीका के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। अफ्रीका, इस देश, इस कॉन्टिनेंट को भी देख लेते हैं। इस कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से तीनों जो रेखाएं हैं, यानी कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों एकमात्र कॉन्टिनेंट से निकलेगी, जो कि होगा हमारा क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से प्रश्न बहुत आते हैं। इन प्रश्नों को देखें अगर हम, तो सबसे पहला प्रश्न आएगा, प्रश्न और भी आ सकते हैं, मेन मेन पॉइंट को उठाया है, कुछ पॉइंट छूट सकते हैं जो कि हम अगले वीडियोस में तो करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, ये जो रीजन होगा ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वाला हो जाएगा। सहारा, सहारा की बात करें तो सहारा भी यही है। ठीक, लेक विक्टोरिया, ये देखिए लेक विक्टोरिया अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट यही है, नामिब डेजर्ट यही है। सर्दर्न अफ्रीका वाले रीजन में ड्रैकन्सबर्ग यही है। माउंट किलिमंजारो अति महत्वपूर्ण, ये माउंट किलिमंजारो यही है। ये देखिए, ये हो जाएगी क्या, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक, मेडिटेरेनियन काफी इंपॉर्टेंट, इसके लिए सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों का केंद्र यही है, यही बहुत खट्टे फल काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं इस रीजन की, तो इस रीजन को, हमारा एक सी है, रेड सी, लाल सागर है। ये देखो, ये लाल सागर मैंने बनाया हुआ है, ये जो रीजन है ये लाल सागर वाला है यहाँ। और ये क्या था, हमारा मेडिटेरेनियन वाला रीजन, मेडिटेरेनियन वाला रीजन। लाल सागर को मेडिटेरेनियन से जोड़ने का काम कौन सी कर रही है, नहर, स्वेज नहर। काफी इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर आता है किस किस के बीच में है, तो ये मेडिटेरेनियन और रेड सी के बीच में है। और मैं अगर बात करूं गल्फ ऑफ अदान की, तो गल्फ ऑफ अदान भी हमारा यहाँ है। तो ये था हमारा क्या, पूरा लेक्चर आज का, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया। बताइएगा आपको कैसा लेक्चर लगा। ऐसे ही हम लेक्चर और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते रहेंगे, पूरे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, बाकी और जो टॉपिक्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू।